जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी का सिलेबस देखा, हम लोगों ने हिस्ट्री का सिलेबस देखा। आज हम लोग जो है पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे। इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सिलेबस हम लोग देखेंगे। इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में अगर आप आइएगा तो देखिए, सिलेबस किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए सिलेबस का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और रिवाइज्ड सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। रिवाइज सिलेबस का मतलब कि यूपीएससी हर वर्ष कुछ नए टॉपिक्स क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। और उसके अलावा जब आपको सिलेबस का पता होगा और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होगा तो आप जो है उस टॉपिक को तैयार करने के लिए एक बेहतर रणनीति या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आप आएंगे इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से अगर आप आएंगे या संविधान से, तो संविधान से जो एनडीए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन या प्रश्नों की संख्या, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन या प्रश्नों की संख्या लगभग 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले संडे को एग्ज़ाम हुआ एनडीए 2022, एनडीए 2022 के लिए एग्ज़ाम हुआ और उसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है वो केवल और केवल 3 क्वेश्चंस पूछे गए। कितने पूछे गए? 3 क्वेश्चंस पूछे गए। अब 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटी को पढ़ना हम बंद कर दें, नहीं, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 10 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सेगमेंट है। पॉलिटी बहुत ही इजी है और इसको जो है सीधे सीधे क्लास नोट्स से जो है के लेक्चर से जो है आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे कम समय में अगर कोई टॉपिक तैयार होता है तो पॉलिटी तैयार होता है और ये आपको जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस क्या करता है, अवेलेबल कराता है। जैसे प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर या अपना त्यागपत्र किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ या शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट को ओथ या शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? यूपीएससी के चेयरमैन को सैलरी कहाँ से दिया जाता है? फाइनेंस कमीशन का क्या इम्पोर्टेंस है? फाइनेंस कमीशन को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या है? ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है पॉलिटी के अंतर्गत करते हैं और पॉलिटी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आइए सिलेबस एक एक करके सिलेबस को जो है समझते हैं, फिर हम लोग लास्ट पे अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम लोग पॉलिटी का तैयारी करें या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे जो है हम लोग तैयार करें। देखो, सबसे पहले अगर सिलेबस में अगर आप आएंगे तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, आपको पता है कि 1947 से पहले या 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? भारत में अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिशर जो है क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन को या भारतीयों को ये पता चला कि अंग्रेज बेसिकली जो है उनका विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो है डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह जो है अपने विकास को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, वह उनका क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं।
इस क्रम में धीरे धीरे इंडियन के द्वारा अंग्रेजों से जो है बहुत सारे राइट्स का क्या किया गया, डिमांड किया गया, अधिकारों की मांग की गई और अंग्रेजों ने इन अधिकारों को जो है धीरे धीरे उनको देना शुरू किया। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के विकास या डेवलपमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप देखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का इंडियन फ्रीडम एक्ट, इंडियन फ्रीडम एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये अगर आप आएंगे तो 1773 से लेके 1947 तक कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ, कैसे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसका जो है डेवलपमेंट हुआ, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे। 1773 के बाद 1784, 1784 के बाद 1813, 1813 के बाद 1835, 1835 से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 1858, 1858 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 1909, 1919, 1935 और 1947, ये सारे जो एक्ट बने, जो अधिनियम बने, इन अधिनियम में धीरे धीरे कुछ न कुछ अधिकार को दिया गया, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ और 1947 में जो है देश आज़ाद हो गया और 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये पूरे सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है इसके अंतर्गत करेंगे। उसके अलावा इसी से एक टॉपिक और निकलता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान के निर्माण या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आएंगे तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये हम लोग इस बात के क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उस कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे अंग्रेजों ने भारतीयों को यह कहा कि आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, एक संविधान सभा बनाएं और उस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान का क्या करें, निर्माण करें। तो इसके अंतर्गत जितने भी कमेटीज बने, चाहे वो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ हो या जो है प्रोविंस मामलों का कमेटी हुआ हो या यूनियन कमेटी, ये सारे कमेटी के चेयरमैन्स, उनके मोटिव क्या थे उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, कौन जो है परमानेंट चेयरमैन बना, कौन जो है टेम्परेरी चेयरमैन बना, कौन डिप्टी चेयरमैन बना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च आया, ये सारी बातें जो है हम लोग जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत करेंगे। नेशनल फ्लैग को कब शामिल किया गया, नेशनल सॉन्ग एंड एंथम को कब शामिल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी बातें हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा अगर सेकेंड टॉपिक आएंगे तो सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जब 1947 में देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। 1947 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ तो इंडियन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो उस समय देसी रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उन देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट को कैसे यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाया जाए या कैसे एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि प्रिंसली स्टेट को जो है क्या करना, यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस काम को जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक
ऑनेस्टी पूर्वक क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। इस क्रम में प्रिंसली स्टेट में 3 ऐसे थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो या तो कह रहे थे कि मैं फ्री रहूँगा, या तो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान से क्या होऊंगा, मिलूँगा। वो 3 थे जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ को रिफरेंडम के माध्यम से जनमत संग्रह कराया गया वहाँ पे, और वहाँ की पब्लिक ने वोटिंग ये किया कि हम भारत के साथ रहना पसंद करते हैं। इस बात को देखकर वहाँ का शासक जो है पाकिस्तान चला गया। तो जूनागढ़ को रिफरेंडम के माध्यम से या जनमत संग्रह के माध्यम से यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाया गया। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है यूनाइट इंडिया का पार्ट बनाया गया। उस समय जम्मू एंड कश्मीर के जो है शासक थे राजा हरि सिंह। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उसी समय देश में जो है बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। मूवमेंट इस बात को लेके चल रहे थे कि साउथ इंडिया में लोगों का मानना ये था कि जो राज्य बनने चाहिए, नए राज्य रीऑर्गेनाइजेशन जो बनने चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, वह लिंग्विस्टिक आधार पे होना चाहिए, भाषा के आधार पे होना चाहिए। और इस भाषा के आधार पर राज्यों को बनाए जाने के लिए एक लोकल नेता थे रामाउल्लू। वो क्या कर रहे थे, वो जो है इस बात का डिमांड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाषा के आधार पे राज्य बनना चाहिए। लेकिन उसी समय उनका डेथ हो जाता है। डेथ होने के कारण वहाँ के लोकल पब्लिक का सेंटीमेंट उनसे जुड़ जाता है, और सेंटीमेंट जैसे ही जुड़ता है तो वहाँ की लोकल पब्लिक जो है उग्र होती है, एग्रेसिव होती है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। इसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार दबाव में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है, और 1953 में भारत में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बन जाता है तो उस समय लोकल स्तर पे और भी लोग जो है भाषा के आधार पर राज्य को बनाए जाने का डिमांड करते हैं। बट उसी समय इस बात की जांच के लिए बहुत सारी कमेटी बनती है। एसकेधर कमेटी बनता है, जेवीपी कमेटी बनता है, और इन दोनों कमेटियों के द्वारा जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है तो रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन करना ही है तो एडमिनिस्ट्रेशन जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। जिस समय 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर राज्य बना, उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन बने फजल अली, और इसी कमेटी को फजल अली कमेटी के नाम से भी जानते हैं। फजल अली कमेटी के द्वारा रिपोर्ट 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को 1956 में एक्ट बना दिया गया, और इस एक्ट को हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और इस एक्ट के आधार पे भारत में जो है 14 राज्य बने, स्टेट बने, और 6 यूटी बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ स्टेट बनते गए, और यह जो है इसी टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में अगर बढ़ेंगे तो 2014 में तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग के होके। 2000 में अगर आप आएंगे तो 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़ बना एमपी से अलग करके, बिहार से अलग करके झारखंड बना, यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। चलिए, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी में हम लोग एक टॉपिक करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में अगर आप आएंगे तो नागरिकता में हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन सा सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है। इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने का वो कौन सा मेथड है उसके बारे में देखेंगे। सिटीजनशिप को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है सिटीजनशिप के अंतर्गत देखेंगे। थर्ड टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार।
ये फंडामेंटल राइट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिटीजन को ये राइट्स अवेलेबल कराया गया है, किसके द्वारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और उसके अलावा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, तो हमको इग्नोर करके नहीं चलना है। मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल इसके लिए अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स को अगर आप आएंगे तो इसे यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप के प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट्स हैं। 1978 से पहले ये 7 टाइप के थे। तो फंडामेंटल राइट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जाम। फॉर एनडीए एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 जो आपके सामने दिख रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूटीज ऑफ स्टेट। ड्यूटीज ऑफ स्टेट। ड्यूटीज ऑफ स्टेट। ड्यूटीज ऑफ स्टेट का मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी है, यह राज्य या गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट या स्टेट, राज्य या गवर्नमेंट, वह अपने सिटीजन के लिए क्या क्या कार्य करेगा। तो गवर्नमेंट का ये ड्यूटीज है कि वह अपने सिटीजन के विकास के लिए वेलफेयर स्कीम चलाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाएं। वह अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कानून का निर्माण करें। वह अपने नागरिकों के सर्वाइवल के लिए नए नए रोजगार का क्रिएशन करें, नए नए रोजगार क्या करें, जनरेट करें, जिससे उनका पर कैपिटा इनकम क्या हो सके, बढ़े। और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो इससे न केवल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बल्कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए होगा क्योंकि लोग डिमांड करेगा, और जब डिमांड करेगा तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के जो है विकास की संभावनाएं तेजी से क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। और ये डीपीएसपी में जो है ये सारी बातें ड्यूटीज के बारे में बताया गया। अभी तो हम लोगों ने देखा ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स, अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये सिटीजन का क्या ड्यूटीज है। सिटीजन के ड्यूटीज में अगर आप आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पुटअप किए जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 5 नंबर टॉपिक, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसके लिए मैं शब्द यूज करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। क्या बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जाम। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में। पार्लियामेंट या संसद में अगर आप आएंगे तो लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। और आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और पार्लियामेंट जो भी रूल बनाता है, जो भी एक्ट बनाता है, वो पूरे इंडिया के लिए होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी में हम लोग जो है स्पीकर का टॉपिक करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी में हम लोग जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करेंगे,
जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, जिसमें अगर आप आएंगे, जिसमें एस्टीमेट कमेटी हो गया, जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, ये सारी कमेटी फाइनेंशियल कमेटी हैं। और ये फाइनेंशियल कमेटी का कार्य ही यह है कि यह जो है गवर्नमेंट को जो है फाइनेंशियल मामलों में एडवाइस करें या सलाह दें। और जब फाइनेंशियल मामलों में एडवाइस या सलाह देंगे तो उसके पीछे मोटिव ये है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा खर्चीला ना हो, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करे, मिनिमाइज करे, कम से कम करे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें करेंगे। उसके अलावा इसी में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसी टॉपिक में हम लोग जो है कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी को हम लोग बोलते हैं एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या द यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर देखा जाए तो पूरे पॉलिटी का लगभग 30% टॉपिक यहाँ से कवर होता है, लगभग 30% टॉपिक जो है यहाँ से कवर होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, पार्लियामेंट को अलग से किया है तो हम लोगों ने वहीं पे जो है संसद के बारे में बात कर लिया। अब देखिए अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है इसी के बाद एक टॉपिक और है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इसी को बोलते हैं आप स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, या जिसे हम लोग बोलते हैं विधानसभा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। इसी में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यपाल। ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा होता है वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है वैसे यहाँ पे गवर्नर या राज्यपाल होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के बारे में अगर आप आएंगे तो महाधिवक्ता जो है आपको क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो है कौन होता है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल को हम लोग बोल सकते हैं एडवोकेट ऑफ स्टेट, एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और उसे हम लोग बोल सकते हैं एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार ये सारे टॉपिक्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट देखा, अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूटी के बारे में। तो अब देखिए अगर यूटी पे अगर आप आएंगे, यूनियन टेरिटरी पे, तो भारत में 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप आएंगे तो दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली पाया जाता है, वहाँ की व्यवस्था राज्यों से मैच करती है, लेकिन है क्या, वो भी यूटी ही है। उसके अलावा अगर आप आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, उसके अलावा अगर आप आएंगे लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप, उसके अलावा दमन, दीव एंड दादर नागर हवेली, ये सब एक हो गया है, दादर नगर हवेली। उसके अलावा अगर आप आएंगे चंडीगढ़, उसके अलावा अगर आप आएंगे J&K और लद्दाख, ये जो है ये जितने यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ की व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाया जाता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है, ये डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करता है। तो इस प्रकार दिल्ली पौंडीचेरी का अलग स्ट्रक्चर है, इन 6 यूनियन टेरिटरी का अलग स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, इसके अलावा यूटी के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर जुडिशियरी। कौन सा टॉपिक है? जुडिशियरी। अब देखिए जुडिशियरी के बारे में अगर आप आएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जुडिशियरी में अगर आप आएंगे तो जुडिशियरी 3 स्तर पे दिखाई देता है आपको। सबसे हाई लेवल पे आपको सुप्रीम कोर्ट, मिडिल लेवल पे हाई कोर्ट और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है जिले में दिखाई देता है, हाई कोर्ट राज्यों में, और इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको दिल्ली में मिलेगा। न्याय पाने का तरीका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सामान्य मामलों में। लेकिन कुछ मामलों में आप हाई कोर्ट और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो न्यायपालिका का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंट कैसे होता है, कैसे उनको अपॉइंट करने का तरीका, मेथड क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या मुद्दा है, उसके अलावा इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके अलावा इनके कार्य क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग जो है देखेंगे न्यायपालिका के अंतर्गत। उसके अलावा 9th नंबर जो टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज अगर आप आएंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन के बारे में अगर आप आएंगे तो स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि लोकल स्तर पर अपने ही द्वारा किया गया गवर्नेंस, स्थानीय स्तर पर स्वयं के द्वारा किया गया गवर्नेंस ही जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस आपको जो है 2 स्तर पे, एक रूरल लेवल पे या ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक जो है अर्बन लेवल पे या शहरी क्षेत्रों में। ये आपको दिखाई देगा। जो रूरल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेज पंचायत, और उसके अलावा जो अर्बन या शहरी क्षेत्रों में होता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका। तो इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोग विलेज पंचायत में ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे होता है, बीडीसी का इलेक्शन कैसे होता है, वार्ड मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, ग्राम सभा क्या होता है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपैलिटीज कारपोरेशन, नगर पालिका या नगर निगम, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है क्या करेंगे? देखेंगे। इसमें देखेंगे मेयर का इलेक्शन कैसे होता है, सभासद का इलेक्शन कैसे होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये सारी बातें जो है हम लोग देखेंगे। इस बार आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 243G के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग करेंगे। पंचायती राज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आप आएंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एक संवैधानिक संस्था जिसे बोलते हैं संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और दूसरा है गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। अब देखिए, अगर संवैधानिक संस्था के बारे में अगर आप आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आप आएंगे, तो जैसे आपके पास यूपीएससी है, जैसे आपके पास इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे आपके पास अगर आप आएंगे तो फाइनेंस कमीशन है, जैसे अगर आप आएंगे तो आपके पास यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ओबीसी कमीशन, एससी एसटी कमीशंस, ये सारे टॉपिक्स जो है अगर आप आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर आप आएंगे प्लानिंग कमीशन, आप आएंगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके अलावा अगर आप आएंगे नीति आयोग, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेशनल वीमेन कमीशन, उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारे टॉपिक्स जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं या ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे हैं जिनके बारे में प्रॉपर्ली आर्टिकल्स बताए गए हैं, प्रॉपर्ली उनके जो है कार्य बताए गए हैं और उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ये जो है संवैधानिक संस्था होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं 11 नंबर टॉपिक। 11 नंबर टॉपिक आपके सामने लिखा है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों के बारे में बात करते हैं। संबंधों, रिलेशंस कैसे बनते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे रिलेशंस फाइनेंशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, उसके अलावा पॉलिसी के मेकिंग के स्तर पे, उसके अलावा अगर आप आएंगे लिस्ट के स्तर पे, लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इस स्तर पे हम लोग रिलेशनशिप के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, संबंधों के बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक इमरजेंसी, आपात स्थिति। आपात स्थिति में अगर आप आएंगे आर्टिकल 352, 356 और 360, अनुच्छेद 360, ये जो है 3 प्रकार के आपातकाल हैं। इन 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, ये चीज़ें दिखाई देती है। नेशनल इमरजेंसी को 3 आधारों पर लगाया जा सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 आधारों पर जो है 352 का प्रयोग किया जा सकता है। 356 किसी भी राज्य में अगर जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाए, वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर हो संविधान के अकॉर्डिंग न चल रहा हो, तो ऐसे संदर्भ में प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके अलावा 360 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल जो है अगर आप आएंगे तब तक भारत में इसका प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है, वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि भारत सरकार पूरी तरीके से फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो और उसके पास इतना पैसा न हो कि वह अपने कर्मचारियों को सैलरी वैलरी दे पाए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो भारत अभी जो है इस दौर से कभी नहीं गुजरा है और भारत में 360 का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। तो ये टॉपिक्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम लोग करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, सरकारी योजनाएं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन अगर आप आएंगे तो इसके बारे में पार्ट 20 में बताया गया है, पार्ट 20, और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। तो 368 में जो है संविधान संशोधन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि जो है संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो है अगर आप आएंगे तो इस आधार पर संशोधन किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे रिसेंट बिल, कोई रिसेंट बिल है जो चर्चा में बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार ये हम लोग का सिलेबस था, ये सिलेबस था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है पॉलिटी को कम समय में हम लोग क्या करें, तैयार करें, आसानी से तैयार करें। तो आसानी से तैयार करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी है, आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ें। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो टीडीए पब्लिकेशन का जो है, जो पॉलिटी का बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको जो मैं क्लास नोट्स में पढ़ाऊँगा, क्लास नोट्स जो क्लास लेक्चर में डिस्कस करूँगा, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको बार बार अपना क्लास नोट्स क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके अलावा क्लास नोट्स के बाद आपको टॉपिक वाइज, जैसे ही क्लास नोट्स आप पढ़ेंगे तो टॉपिक के बाद, क्लास नोट्स के बाद आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जितना अधिक 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही कंफर्टेबल या बेहतर महसूस आप करिएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यही है, क्लास नोट्स को रिवाइज करें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें, टीडीए पब्लिकेशन का बुक पढ़ें। उसके अलावा क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करें और आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसा करेंगे तो कम समय में आपका टॉपिक तैयार भी हो जाएगा और आपसे कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इस प्रकार आज बच्चों हम लोगों ने पॉलिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। एनडीए 1 2023 के लिए, एनडीए 1 2023 के लिए हम लोगों ने पॉलिटी के सिलेबस को जो है क्या किया है, डिस्कस किया है। और इसी डिस्कशन के आधार पे, इसी सिलेबस के आधार पे आपको अपना प्रिपरेशन या तैयारी जो है क्या करना है। आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी लोगों का जो है वेलकम है, स्वागत है। आप लोग आएँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्लास को ज्वाइन करें, हमारे क्लास को देखें और आपको खुद ही जो है डिफरेंस या अंतर समझ में आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस नोट्स से मिलेंगे। तो बच्चों आज क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।